राधे राधे मित्रों। आज हम एक ऐसी विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुए हैं आपको ज्योतिष सिखाने के लिए, जिसमें बहुत ही जीवन का इम्पोर्टेंट और जो है विषय है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारी ग्रहचाल चैनल पर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और इसे इंस्टाग्राम पर फॉलो अप जरूर करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है। असल में होता क्या है कि हम जिसके लिए ज़िंदगी भर मरते खपते हैं और जिसके लिए हम करते हैं, अंत में हमें उससे क्या मिलता है, हमारे उत्तरार्ध में या हमारे बुढ़ापे में हमको उससे कुछ उम्मीदें होती हैं, तो वो उम्मीदें हमें उससे प्राप्त होती हैं या नहीं होती हैं। हम उसके लिए करते रहते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, अपनी एक एक पाई पाई बचा कर रखते हैं और उसको सौंप के जाते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन अच्छे से जाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारी ये संतान से संबंधित है। हमारी जो संतान होती है तो उसका किसी किसी संतान का, मैं सारी संतानों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन कोई कोई ऐसी भी संतान निकल जाती है जो माँ बाप को, जिन्होंने जीवन भर उनके लिए सब कुछ किया, और उनको छोड़ देते हैं। तो मित्रों, हमें ये आज जन्म कुंडली से यही जानना है कि हमारे जीवन में संतान सुख है अथवा नहीं है। इसको मैं आपको एक चार्ट से समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये एक वृषभ लग्न की कुंडली है। इसमें हम संतान भाव के लिए पंचम भाव को देखते हैं। तो पंचम भाव में जो राशि लिखी हुई है वो राशि संख्या 6 है, यानी इसके जो स्वामी हुए वो बुध हुए। तो हम ये देखेंगे कि इसके पंचम भाव के पंचमेश यानी कि बुध कहाँ बैठे हैं। इस कुंडली में बुध पंचम भाव में ही विराजमान है। इसके अतिरिक्त हम गुरु की भी स्थिति देखेंगे, क्योंकि गुरु महाराज हमको संतान के कारक हैं और संतान देते हैं। तो गुरु को भी देखेंगे कि गुरु कहाँ बैठे हुए हैं। गुरु हमारे लाभ भाव यानी एकादश भाव में विराजमान है, 12वीं राशि में, अपनी स्वराशि में विराजमान है। अब इसको हम कैसे जानेंगे, इसके लिए अलग अलग मार्किंग की जाती है। 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है पंचमेश के लिए, और 100 मार्क्स का पेपर होता है गुरु के लिए, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं। लेकिन बाद में हम गुरु के जो अंक मिलते हैं उनको हम 50% ही लेते हैं, क्योंकि गुरु अन्य चीज़ों के भी कारक हैं, जीवन में और भी चीज़ें देते हैं, जैसे धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। तो इसलिए हम उनका 50% अंश ही अंकों का योग में लेते हैं। इस तरह से हम निकालते हैं, मतलब 150 में हमको कितने मार्क्स मिले। हमको पासिंग मार्क्स चाहिए कितने, पासिंग मार्क्स हमको चाहिए 33%। तो 33 का मतलब हो गया करीब 52-53% हमको चाहिए मार्क्स 150 में। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो इसमें मैंने टेबल बनाई हुई हैं, ये 6 टेबल हैं। इन 6 टेबल में एक्सप्लेन्ड हैं। पहली टेबल है जिसमें हम पंचमेश की राशिगत स्थिति को देखेंगे। क्या देखेंगे कि पंचमेश की राशिगत स्थिति क्या है, यानी कि पंचमेश जो हैं वो कहाँ बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं। अपनी स्वराशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, या नीच राशि में बैठे हैं, या शत्रु राशि में बैठे हैं, ये हम जानेंगे। या 6, 8, 12वां भाव जो खराब भाव हैं उनमें बैठे हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो पंचमेश
को हम देखते हैं। पंचमेश इस कुंडली में बुध हुए, तो बुध जो है पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी कि ये पहली टेबल में उच्च राशि या स्वराशि में अगर ग्रह है तो उसको 15 अंक मिलेंगे, और अगर वह मित्र राशि में है तो उसे 10 अंक मिलेंगे, और अगर वह सम राशि में है तो उसे 5 अंक मिलेंगे, और अगर वो नीच या शत्रु राशि में है तो उसको 0 अंक मिलेगा। इसके बाद पंचमेश की राशिगत स्थिति देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि पंचमेश लग्न से कहाँ बैठे हुए हैं, यानी लग्न यानी हमारे प्रथम भाव से, यानी हमारे इस भाव से। तो इस भाव से पंचमेश कहाँ बैठे हैं इस कुंडली में, यहीं पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो इसमें भी हम मार्किंग करेंगे, यानी कि अगर वो पंचमेश त्रिकोण या केंद्र भाव में हैं, केंद्र के भाव 1, 4, 7 और 10 होते हैं, त्रिकोण के भाव ये 5 और 9 भाव होता है। तो अगर वो पंचमेश लग्न से त्रिकोण या केंद्रों में बैठे हैं तो 15 नंबर मिलेंगे, और अगर वो दूसरे और 11वें भाव, दूसरा भाव धन का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है, अगर दूसरे या 11वें भाव में बैठे हैं तो हमको उसमें नंबर 7.5 मिलेंगे, और अगर वो 6, 8, 12 या तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम भाव में बैठे हैं तो इसमें 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि पराक्रम पंचमेश ही अगर पराक्रम करेगा तो फिर वो सेवा क्या देगा, क्योंकि वो उसी में बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा। इसके बाद फिर हम तीसरी टेबल देखते हैं, उसमें पंचमेश पंचम भाव से कितने दूर हैं, यानी पंचमेश यानी बुध जो है पंचम भाव से कहाँ बैठे हैं। तो पंचमेश अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो 15 नंबर देंगे, और यदि दूसरे या 11वें भाव में यानी धन भाव या लाभ भाव में बैठे हैं तो 7.5 मार्क्स मिलेंगे, और इसी तरह से 3, 6, 8 या 12वां भाव में अगर बैठे हैं तो 0 अंक प्रदान किया जाएगा। इसके बाद चौथी टेबल हमने बनाई हुई है कि पंचमेश लग्नेश से कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है, यानी कि पंचमेश हुए बुध और लग्न में राशि संख्या लिखी है 2, यानी लग्नेश हो गए 2 नंबर राशि वृषभ की है, वृषभ के स्वामी शुक्र हैं। तो पंचमेश से शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, इस कुंडली में शुक्र बुध के साथ ही पंचम भाव में बैठे हैं। तो इसमें हम फिर नंबर देंगे कि पंचमेश लग्नेश से, जो लग्नेश हैं उनसे अगर त्रिकोण या केंद्र में बैठे हुए हैं तो 15 नंबर मिलेंगे, और अगर दूसरे या 11वें भाव में धन भाव या लाभ भाव में बैठे हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो तीसरे, 6वें या 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं तो 0 अंक मिलेगा, क्योंकि ये भाव खराब माने गए हैं। इसके बाद 5वीं टेबल में हम बनाएंगे, उसमें पंचमेश से नैसर्गिक शुभ ग्रह की युति देखते हैं हम, कि कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा हुआ है। शुभ ग्रह मैंने बताए थे आपको, गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, ये अगर पंचमेश के साथ युति में बैठे हुए हैं, एक साथ मिलके बैठे हुए हैं, या उनकी दृष्टि इन पर पड़ रही है पंचमेश पर, तो उसमें हम मार्किंग करते हैं। तो उसमें मार्किंग ऐसे की जाती है कि नैसर्गिक शुभ ग्रह प्लस योग कारक ग्रह, अगर वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है और वो योग कारक भी है, मान लीजिए बुध ही है, बुध हुआ, तो वो नैसर्गिक, यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रह तो है ही, और पंचमेश भी है, और वो योग कारक भी है। क्यों? क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, यानी 6वें भाव का जो स्वामी है बुध, वो 6वें ही, वो पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा हुआ है। तो वो त्रिकोण और केंद्र के स्वामी अगर त्रिकोण या केंद्र में बैठ जाते हैं तो वो कोई ना कोई योग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लक्ष्मी, शुक्र और बुध का जो योग बना है वो लक्ष्मी नारायण का योग बना हुआ है। इस तरह से इस भाव को हम देखेंगे तो उसमें नैसर्गिक शुभ ग्रह
और वो योग कारक भी है, तो उसको हम 30 अंक मिलेंगे, सर्वाधिक अंक है इसमें। और अगर वो नैसर्गिक शुभ ग्रह त्रिकोण का स्वामी है, केवल त्रिकोण का स्वामी है, तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। यानी पहले में नैसर्गिक शुभ ग्रह और योग कारक बनता है तो 30 अंक देंगे। और अगर वो नैसर्गिक शुभ ग्रह और त्रिकोण का स्वामी है वही, तो 7.5 अंक मिलेंगे। और नैसर्गिक शुभ ग्रह और प्लस जो है त्रिकोण का स्वामी हो, और जो है इसके अलावा 3, 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तो 10 अंक मिलेंगे। और नैसर्गिक शुभ ग्रह है और वो ना तो त्रिकोण का स्वामी है और ना ही वो 3, 6, 8, 12 त्रिकोण का स्वामी नहीं है, लेकिन 3, 6, 8, 12 में बैठा है, तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, तो उसको भी 10 अंक मिलेंगे। और अगर वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है लेकिन 6, 8, 12 का स्वामी भी है, तो उसे -5 अंक मिलेंगे। इस तरह से हम ये शुभ ग्रह की एक टेबल बनाते हैं। फिर हम क्रूर ग्रह की भी इसी तरह की एक टेबल बनाते हैं कि पंचमेश से के साथ यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह की दृष्टि, क्रूर ग्रह कौन से हुए? क्रूर ग्रह हुए सूर्य हुए, मंगल हुए और शनि हुए, राहु हुए, केतु हुए, ये सब क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह हैं। तो हालांकि सूर्य और मंगल को अशुभ नहीं कहते हैं, लेकिन वो क्रूर हैं क्योंकि वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो वो क्रूर, चूंकि एक राजा है, एक सेनापति है, मैंने पहले भी बताया था, तो वो तो वही उनको क्रूर रहना पड़ेगा, तभी वो शासन चला पाएंगे। तो उनकी अगर दृष्टि है तो उसमें कैसे मार्किंग करेंगे कि नैसर्गिक क्रूर ग्रह अगर योग कारक है, योग बना रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कुंडली में 10 नंबर राशि लिखी होती और शनि बैठे हुए होते, तो वो नैसर्गिक क्रूर ग्रह तो हैं और वो अपनी उसी पंचमेश भी बन गए वो, तो वो क्या हो गए कि मतलब नैसर्गिक क्रूर ग्रह भी हैं और इसके स्वामी भी हो गए त्रिकोण के। तो इस तरह से उनको उसमें 10 नंबर देंगे। और नैसर्गिक क्रूर ग्रह है और त्रिकोण प्लस 3, 6, 8, 12 का स्वामी इनमें से कुछ भी है, तो 5 अंक मिलेंगे। और नैसर्गिक क्रूर ग्रह है और इसके अतिरिक्त त्रिकोण और 3, 6, 8, 12 का स्वामी है, मतलब त्रिकोण के नहीं है स्वामी बल्कि 3, 6, 8, 12 के स्वामी हैं, तो उसे -5 अंक देंगे। और नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, ना त्रिकोण का और ना 3, 6, 8, 12 का स्वामी है, तो उसे -10 अंक मिलेंगे। और नैसर्गिक क्रूर ग्रह है किंतु 3, 6, 8, 12 का स्वामी होके बन गया, यानी खराब भाव का, तो उसको -20 अंक मिलेंगे। इस तरह से हम मार्किंग करके अंकों को निकालते हैं। तो इसको हम पहले हम पंचमेश की मार्किंग करते हैं। इस टेबल में देखेंगे तो इसमें हम पहले पंचमेश की मार्किंग करते हैं, फिर हम गुरु बृहस्पति की मार्किंग करते हैं। तो जैसे इस कुंडली में हमने देखा कि नंबर 1 पंचमेश की राशिगत स्थिति क्या है। पंचमेश इसमें बुध हैं, 6 नंबर की राशि पंचम भाव में लिखी हुई है, तो ये अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं। तो स्वराशि में ग्रह बैठता है तो कितना नंबर बताया था हमने? 15 नंबर, स्वराशि में या उच्च राशि में हो तो 15 नंबर मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे 15 नंबर इनको दे दिए हैं, ये 15 नंबर दिए हैं। और नंबर 2 में है पंचमेश लग्न से कहाँ बैठे हैं? त्रिकोण में, केंद्र में, या 2, 11 भाव में, या 3, 6, 8, 12 भाव में कहाँ बैठे हैं? तो पंचमेश बुध लग्न से पंचम भाव में ही बैठे हैं। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, तो त्रिकोण के भाव में कितने नंबर देंगे हम? 15 नंबर देंगे। तो इनको भी 15 नंबर हमने दे दिया टेबल नंबर 2 के अनुसार। और टेबल नंबर 3 क्या बोलती है कि पंचमेश पंचम भाव से किस जगह है? तो पंचमेश हुए बुध पंचम भाव से पंचम भाव में ही है, तो उसमें भी यही कि त्रिकोण या केंद्र में अगर बैठे हैं तो 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 2 या 11 भाव में बैठे होते
भाई किसी कुंडली में बैठे हो सकते हैं, ये तो सबकी अलग अलग होती है, तो उससे 7.5 मार्क्स मिलेंगे। और 3, 6, 8 या 12 भाव में अगर बैठे हैं तो उन्हें 0 अंक मिलेगा, क्योंकि ये खराब भाव है। तो यहाँ पर इस कुंडली में यही हो रहा है कि पंचमेश पंचम भाव से त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो इनको 15 नंबर हमने दे दिए तीसरे नंबर पे। और इसके बाद फिर हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि पंचमेश लग्नेश से, यहाँ अलग है, लग्न से नहीं, लग्नेश से, मतलब पंचमेश हुए बुध और लग्नेश कौन हुए, लग्न में जो बैठा हुआ है राशि दी है उसके स्वामी, यानी 2 नंबर के स्वामी शुक्र हुए। तो पंचमेश लग्नेश से कहाँ बैठे हैं, तो इस कुंडली में पंचमेश लग्नेश के साथ ही बैठे हैं युति में। तो अगर वो साथ में बैठे हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और योग कारक भी हैं तो 30 अंक मिलेंगे। लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं लेकिन त्रिकोण के स्वामी हैं तो उनको 15 अंक मिलेंगे। तो यहाँ ये 30 अंक प्राप्त कर रहे हैं। और इसी तरह से फिर हम छठवां बिंदु देखेंगे कि पंचमेश से नैसर्गिक क्रूर ग्रह की युति हो रही है या कोई दृष्टि डाल रहा है क्रूर ग्रह पंचमेश पर। तो पंचमेश बुध हैं, बुध ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब बुध जो है वो बुध नैसर्गिक क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह कौन सा हुआ। अब बुध पर दृष्टि किसकी आ रही है, शनि की आ रही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शनि की भी नहीं आ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि होती है। हाँ, गुरु की आ रही है, शुभ ग्रह की आ रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इस तरह से शुभ ग्रह की आ रही है। और ये योग कारक तो है ही, क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि इस पर नहीं है। मंगल हो गए, मंगल से कितना बैठता है, मंगल से 12वां भाव में बैठे हुए हैं तो ये नहीं दृष्टि डाल पा रहे। मंगल की 4वीं, 8वीं और 7वीं ही दृष्टि होती है। और हम और देख लें, सूर्य को देख लें तो सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो नहीं, मंगल जो है दूसरे भाव में बैठे हैं पंचमेश से, और सूर्य 12वें भाव में है। यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो सूर्य 12वें भाव में, 12वें भाव से मतलब सूर्य की दृष्टि इन पर पहली ही पड़ रही है। पहली दृष्टि नहीं मान्य होती है, 7वीं दृष्टि ही होती है अन्य ग्रहों की। सूर्य की केवल गुरु, मंगल और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तो सूर्य भी दृष्टि नहीं डाल रहे, तो कोई क्रूर ग्रह नहीं दृष्टि डाल रहा है। लेकिन योग कारक जो हैं ये बने हुए हैं तो इनको 10 मार्क्स यहाँ हम देते हैं। अब इसके बाद हम गुरु को अब हम देखेंगे गुरु बृहस्पति की इन टेबलों से क्या स्थिति बनेगी, कैसे हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो उसमें गुरु को हम देखेंगे कि गुरु को पंचमेश की जगह हम यहाँ गुरु रख लेंगे कि गुरु की राशिगत स्थिति क्या हुई। तो गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हैं। किस नंबर राशि में बैठे हैं, क्या लिखी हुई है, 12 नंबर। 12 नंबर गुरु की स्वराशि है, तो स्वराशि में बैठे हैं। तो स्वराशि में हमने बताया था कि बैठा है अगर ग्रह तो उसे 15 अंक मिलेंगे, तो 15 अंक हमने दे दिए। इसके बाद दूसरा देखेंगे पंचमेश लग्नेश, पंचमेश नहीं गुरु लग्न से कितनी दूर हैं। अब गुरु लग्न से अगर गिना जाएगा तो ये 11वां भाव है, तो मतलब 11 नंबर पर बैठे हुए हैं लग्न से। तो 2 और 11 में कितने नंबर देते हैं, अगर 2 और 11 में बैठा हुए ग्रह है 7.5, तो इसमें हम दूसरे पॉइंट पे 7.5 नंबर देंगे। और तीसरे नंबर में पंचमेश की जगह गुरु कह लो आप, गुरु पंचम भाव से कितने दूर हैं, तो हम देखेंगे पंचम भाव से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7वां भाव हुआ। तो 7वां भाव में वो बैठे हुए हैं। और तो 7वां भाव क्या होता है कि इसको हम यहाँ से गिन रहे हैं तो इसी को हम लग्न मान लेंगे। तो लग्न से 7वां भाव क्या है, केंद्र का कहलाता है। तो इसका मतलब वो केंद्र में बैठे हुए हैं, तो त्रिकोण या केंद्र में है तो 15 मार्क्स मिलेंगे। तो हमने गुरु को 15 मार्क्स दे दिए। अब यहाँ गुरु लग्नेश से कहाँ बैठे हैं हमने बता ही दिया था आपको, लग्नेश से वो 11वें भाव में बैठे हैं, तो 2, 11
में है अगर ग्रह तो उसको जो है 10 नंबर देंगे, तो हमने यहाँ 10 नंबर दे दिए। और इस तरह से फिर हम देखेंगे कि गुरु की युति या गुरु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? हाँ, पड़ रही है। गुरु पर सप्तम दृष्टि बुध और शुक्र की पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 तो दृष्टि में है ये गुरु। तो अगर दृष्टि में है शुभ ग्रह और योग कारक हैं तो उनको 30 अंक मिलेंगे। और अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है और त्रिकोण का स्वामी है तो 15 अंक मिलेंगे। और नैसर्गिक शुभ ग्रह है और त्रिकोण का स्वामी है या 3 6 8 12 का स्वामी है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें हम इनको 30 के 30, क्योंकि गुरु योग कारक ग्रह हैं, संतान के लिए योग कारक ग्रह हैं, इसलिए हम इनको 30 में 30 अंक देते हैं। और इसके बाद हम 6वीं टेबल में देखते हैं कि पंचमेश की क्रूर ग्रह से युति है या क्रूर ग्रह की इन पे दृष्टि तो नहीं कोई आ रही है। तो हाँ, यहाँ आ रही है। कौन सी आ रही है? शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही। शनि 9वें भाव में बैठे हुए हैं तो 1 2 और 11 तक 3, तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। तो क्रूर नैसर्गिक क्रूर ग्रह प्लस योग कारक हैं तो 10 अंक मिलते हैं। और नैसर्गिक क्रूर ग्रह अगर मतलब योग कारक के साथ हैं, योग कारक गुरु हैं, तो गुरु के साथ दृष्टि पड़ रही है क्रूर ग्रह की तो 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ हमने 10 अंक दे दिए। इस तरह से मार्किंग की। अब ये इनके टोटल मार्क्स आए हैं पंचमेश के 85, 100 में 85 मार्क्स आए हैं। और गुरु के जो मार्क्स आए हैं 100 में इनके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं वो भी 85 आए हैं। तो 85 की जगह हम जो है इसको 50% कर देंगे, यानी 85 का हुआ 42.5। तो 42.5 और प्लस 85 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे हमारे 127 अंक। तो 127 अंक हमको मिले कितने? 150 अंक में। तो ये पासिंग मार्क्स जो हैं वो हमने बताया था कि 150 में 52 हैं, तो फिर उससे काफ़ी अधिक हैं पासिंग मार्क्स से, यानी कि ये संतान का सुख इनको जरूर मिलेगा जिनकी भी ये कुंडली है। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों की, हम भी अपनी कुंडली को खोल कर देखें और इन टेबल के अनुसार मूल्यांकन करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमको वृद्धावस्था में संतान सुख प्राप्त होगा अपने जीवन में अथवा नहीं होगा। आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप कुंडली बनवाने के लिए या कुंडली के विश्लेषण के लिए, कैरियर का विश्लेषण कराना हो या आपको धन भाव का विश्लेषण कराना हो या विवाह भाव का कोई भी विषय पे आपको विश्लेषण कराना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम पर फॉलो अप करें ज़रूर। अपना जन्म तिथि, जन्म समय और साथ में जन्म स्थान लिखकर भेजें। जो भी दक्षिणा होगी उस के अनुसार आप क्या कुंडली, जो भी आपकी मांग होगी, क्या हमको संपूर्ण कुंडली बनवाना है या सप्तवर्गीय कुंडली बनवाना है, और हमको पूरे विषयों पर हमको व्याख्या चाहिए है कि भविष्य में कैसे कैसे, भाई कोई मान लीजिए बच्चा है, पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, अब वो पढ़ाई में होशियार है, मैथमेटिक्स में होशियार है या वो साइंस में होशियार है, तो वो आगे उसकी रुचि किस में होगी, तो वो सब ग्रहों के अनुसार निकाला जाता है। और हर ग्रह से संबंधित क्षेत्र के काम होते हैं कि वो अगर सूर्य उसका मजबूत है, बली है और सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित रूप से वो या तो वो अच्छा लीडर बनेगा या फिर वो अच्छा कोई IAS ऑफिसर बनेगा या किसी कंपनी का CEO बनेगा। इस तरह से कुंडली की व्याख्या की जाती है। किसी का विवाह नहीं हो रहा या संतान में विलम्ब हो रहा है तो उसके उपाय भी बताए जाते हैं। फिर उन उपायों को आप अपने स्वयं कर लीजिए। हाँ भाई, हवन वगैरह बाद में है या उसका उद्यापन करना है, समापन करना है, तो उसके लिए किसी आचार्य को उस समय एंगेज कर लीजिए और शांति करा दीजिए ग्रह की। तो इस तरह से आपको जीवन में निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।